हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम स्टैटिस्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इंडेक्स नंबर, सूचकांक, निर्देशांक भी कहते हैं। अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 50 एमसीक्यू हम देखेंगे, 20 एमसीक्यू यहाँ मिलेंगे और 30 एमसीक्यू बाकी के आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लगाइए, सूचकांकों को व्यक्त किया जाता है अनुपात में, प्रतिशत में, वर्ग में या संयोजन में। इंडेक्स नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सिंपल आंसर है, इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इंडेक्स नंबर सॉल्व करते समय आप परसेंटेज का निशान हो सकता है ना लगाएं, लेकिन वो एक्सप्रेस परसेंटेज में ही होते हैं। जरा आप समझिएगा, सपोज कीजिए लास्ट ईयर में जो मिल्क है उसका प्राइस था 40 रुपये, उसके बाद इस साल करंट ईयर में उसका प्राइस हो गया 44। तो हम जब इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो पहला ईयर जनरली हम बेस ईयर मान लेते हैं और उसे हम 100 से डिनोट करते हैं। और इस साल का इंडेक्स नंबर हम कैसे बनाएंगे तो याद रखिए, 44 करंट ईयर प्राइजेस, 40 बेस ईयर प्राइजेस, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करने पे आएगा 110। यहाँ पे आपने देखो बाय डिफॉल्ट इनटू में 100 लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो चीज़ अपने आप प्रतिशत में व्यक्त हो गई। हमने इसे 44/40 करके 1.1 पे नहीं छोड़ा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 आता, लेकिन हमने इसे वहाँ नहीं छोड़ा, इनटू 100 आपने करना ही करना है। ये जैसे मान लो इसके बाद प्राइस 48 हो गई तो 48 हो गया बेस ईयर प्राइस। इसको अगर बेस माने वापस से 48/40 इंटू 100, तो हम 1.2 पे नहीं छोड़ते, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर आप हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत बेसिक बुनियादी बात थी जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस जो मैं लेता हूँ जनरली वो ऐसे ही होते हैं कि सिंपल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन, ताकि एक चैप्टर का सेंस आपको पता लग जाए। देखिए थोड़ा कथन, क्वेश्चन 2, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को हमने ए असर्शन कहा, कथन कहा, और दूसरे को हमने आर यानी उसकी रीजनिंग माना। तो किसी ने कहा फिशर का आदर्श सूचकांक लेस्पियर और पाशे इंडेक्स का गुणोत्तर माध्य है। ये बात बिल्कुल सही है। जिसने भी कहा सही कहा है कि जो फिशर होता है, जब हम फिशर का सूत्र जिसको सबसे आदर्श सूत्र माना जाता है, तो लेस्पियर और पाशे जब हम इस तरह से करते हैं तो एक तरह से गुणोत्तर माध्य होता है। तो हाँ, ऐसा होता है। फिर ये कहता है इसका रीज़न ये है कि पाशे का जो निर्देशांक है वो आधार वर्ष की मात्रा को अपनाता है। तो ये बात गलत लिखी हुई है। रीज़न ये इसका प्रॉपर है या नहीं है उससे पहले मैं कह रहा हूँ ये जो बात इसने लिखी है वो गलत है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि आप लेस्पियर का सूत्र देखेंगे तो आपको यूँ दिखाई देगा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। इसका मतलब ये होता है कि जो लेस्पियर है वो बेस क्वांटिटी को ये यूज़ करता है, Ly क्वांटिटी को यूज़ करता है। और अगर हम पाशे की बात माने, पाशे का फॉर्मूला देखें तो कुछ यूं फॉर्मूला दिखाई देगा आपको, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। दोनों में देखो P1 P0, P1 अगर ऊपर है P0 नीचे है तो आप समझ लेना कि ये प्राइस इंडेक्स है। लेकिन इसमें ओल्ड क्वांटिटी यूज़ की गई है और इस वाले में पाशे जो है वो अपने सूत्र में न्यू क्वांटिटी को यूज़ करता है। अब इन्होंने कहा कि पाशे का जो इंडेक्स नंबर है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को अपनाता है, तो ये बात ही गलत हो गई। अगर बाय द वे बात सही होती तो मैं बताता कि ये इसकी प्रॉपर रीजनिंग है या नहीं, लेकिन अभी ये बात ही खत्म हो गई। तो मैं कहूँगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए कथन सत्य है और जो कारण दे रखा है वो बिल्कुल सरासर ही गलत दे रखा है। तो सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी से समूही मूल्य विधि से सूचकांक ज्ञात कीजिए। इसे आप यूं समझिए कि एक कमोडिटी है। जैसे अगर हम बात करें पिछले साल में हम A B C D E को यूज़ कर रहे थे, उनके प्राइजेज ये रहे, और 2026 में भी हम इन वस्तुओं को यूज़ कर रहे हैं। अगर एक बार देखें 50 वाली वस्तु आप देख सकते हो 70 रुपये हो गई है, पेन ग्रीन ले लेते हैं। 40 वाली वस्तु 60 रुपये हो गई है, महंगी हुई है। 80 वाली वस्तु 90 हो गई है, 110 वाली 120 हो गई है और 20 वाली 20 है। लास्ट वाली आइटम को छोड़ दो तो हर वस्तु चेंज हुई है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर दो तरीके से बना सकते थे। एक आप एग्रीगेट मेथड लगा सकते थे,
जिसके लिए क्वेश्चन ने कहा है एग्रीगेटिव मेथड के लिए, और एक आप प्राइस रिलेटिव मेथड भी लगा सकते थे। ठीक है, समूही विधि में क्या करना है, नाम से पता लग रहा है कि हमें समूह या एग्रीगेट देखना है। जैसे इसमें फंडा ये है कि लास्ट ईयर में हम कितना पैसा खर्च कर रहे थे। अगर क्वांटिटी को इग्नोर करें कि ए की हम कितनी मात्रा यूज़ कर रहे थे, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि हम ए पे 50 रुपया, बी पे 40 रुपया 90, सी पे 80 रुपया 170, डी पे 110 280 और ई पे 20 रुपया, यानी हम 300 रुपया खर्च कर रहे थे। अगर मैं इसको यूं लिखूं, सिग्मा पी जीरो, सभी वस्तुओं पे मिला के हम 300 रुपये खर्च कर रहे थे। उन्हीं वस्तुओं पे हमें नहीं पता हम कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें उन्हीं वस्तुओं पे अब 70, 130, 130 और 90 220, 220 और 120 340 और 20 360, अब हमारा खर्चा 360 हो गया है। तो जो नई कीमतें हैं जिनको हम P1 से डिनोट करते हैं, नई वस्तुओं पे हमारा 360 खर्चा हो गया है। वैसे भी हमें दिख रहा था कि वस्तुएं महंगी तो हुई हैं, नो डाउट वस्तुएं महंगी हुई हैं। ये फॉर्मूला आपका लगेगा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। ये है आपका सामूहिक विधि का सूत्र, एग्रीगेटिव प्राइस मेथड का फॉर्मूला। तो 360 भाजक 300 इंटू 100 बराबर 120। लगाते नहीं है पर परसेंटेज समझा जाता है कि 120 रिजल्ट निकल के आया है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए वस्तुएं 20% महंगी हो गई हैं। जब हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, तो वो हमें इंडिकेट करते हैं। तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कोई कम हुई कोई ज़्यादा हुई, ऑन एन एवरेज वस्तुएं 20% महंगी हो गई हैं। एक और तरीका क्या हो सकता था, वो ये होता कि जैसे हम देखते पहली वस्तु कितनी हुई, तो 70/50, 70/50 मतलब नई कीमत बटा पुरानी कीमत। ऐसे करके हम रिलेटिव या इसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। पहली वस्तु 140 रिजल्ट देती, 60/40। दूसरी वस्तु 50% महंगी हो गई, 90/80 समथिंग 112.5, 120/110, ठीक है, 11/12, 11 एकम 11, 10, 100 समथिंग ऐसा आ जाएगा 109.09। और लास्ट वाला नो चेंज। और हम इनको फिर एवरेज कर लेते, हम इन चीज़ों का एक एवरेज कर लेते, तो उससे भी एक इंडेक्स नंबर का आइडिया हो जाता। पर हमें क्लियर कहा था कि हमें समूही मूल्य विधि से जाना है, और समूही मूल्य विधि में आपको समूह यानी ग्रुप बनाना है। पहले ग्रुप पे 300 खर्च हो रहा था, अब ग्रुप पे 360 खर्च हो रहा है। क्लियरली 20% ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 120 विल बी द रिजल्ट। इंडेक्स नंबर ऐसे निकाला जाता है, लेकिन ये वो स्थिति है जब आपको भार या मात्रा ना दी गई हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक ज्यामितिक या गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। आप फिशर का फॉर्मूला, लेस्पियर, पाशे, डॉर्बिश बाउले, मार्शल एजवर्थ, कैली, वॉल्श, ये सारे सूत्र देखेंगे तो आप पाएंगे जो फिशर का सूत्र है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है। आप एक फॉर्मूला देखेंगे, जैसे ये फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूँ कैसे बनता है ये। इसमें मैंने लिखा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ठीक है, मैं जब खुद पढ़ता था तो हमारे सर एक तरीके से इसको याद कराते थे, पर मुझे अब समझ में आ गया कि बनता कैसे है। ये आपने प्राइस इंडेक्स लिखा, ये आपने प्राइस इंडेक्स लिया बेस क्वांटिटी को लेके, मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। ये इतना आसान है। तो ये जो बन रहा है इसे आप प्राइस इंडेक्स कह सकते हैं। और चूंकि अगर जैसे इस चीज़ को मैं A कहूँ और इस चीज़ को मैं B कहूँ और ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा रहा है। हमने बेसिक स्टैटिस्टिक पढ़ी होती है, जब हम A + B बटावा 2 करते हैं, जब हम ये करते हैं तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। और जब हम A × B को मल्टीप्लाई करके उसका रूट सॉल्व करते हैं या लॉग एंटी लॉग वाले तरीके से जाते हैं, तो वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। और जब हम 1/A 1/B करके उनका रेसिप्रोकल निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम हार्मोनिक मीन वाले तरीके पे जा रहे हैं। तो ये जो आप सारे फॉर्मूले देखेंगे, एक क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले मैंने लिख भी रखे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो कि फिशर का सूत्र है, ये
गुणोत्तर माध्य या गुणोत्तर माध्य को ज्यामितिक माध्य भी बोलते हैं, उस पे आधारित है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इसका आंसर रहने वाला है। अगर आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं तो 9 मई और 10 मई को आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, कॉमर्स पॉइंट ऐप है हमारा, उस पे ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। एक कहें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए। तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हर चैप्टर को 5 या 6 वीडियो लेक्चर्स में समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके थ्योरी नोट्स चाहिए, वो थ्योरी नोट्स हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए, हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। उसके बाद अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, कुछ भी कह लो, वो चाहिए। तो 50 सैम्पल पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद आपको डाउट के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, वहाँ पे आप अपने साथियों को डाउट्स भेज सकते हैं, आप हमें सीधे डाउट्स भेज सकते हैं, हम उसको पूरा सॉल्व कराने में आपकी मदद करेंगे। तो ये सब आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिल रहा है। तो अभी आप ऐप पे जाइए, कोर्स को देखिए, एक साथ बाय करना चाहें बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बाय करना चाहें तो वैसे भी बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले फ्री कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए, अच्छा लगे तो पेड कंटेंट भी ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट, आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है। आप जिस वर्ष को अपना आधार चुनते हो उसका बेस हम 100 ले लेते हैं, फिर हम बाकी को कैलकुलेट करते हैं, आधार वर्ष का बेस 100 लेते हैं। मैथ्स में हो सकता है किसी चीज़ को 0 मान लिया जाता हो, किसी चीज़ को x मान लिया जाता हो, पर यहाँ जिसको भी क्वेश्चन हमें निर्देश देगा, या तो हम फर्स्ट ईयर को बेस मान लेते हैं, या क्वेश्चन हमें जिसको कहेगा उसको हम 100 मानते हैं। जरा एक क्वेश्चन देखो, 2003 से लेके 2008 तक की वस्तुओं की कीमत की स्टडी की गई। तो बहुत सिंपल है, आपको सारे वर्ष लिख देने हैं, जो भी कीमतें चल रही हैं वो चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन से पूछना है कि बताओ मैं बेस किसको मानूं। क्वेश्चन आपको कह सकता है कि आप 2003 को बेस मानो, क्वेश्चन कह सकता है 2005 को बेस मानो, किसी को भी वो बेस मानने को कह सकता है। यहाँ तक कि वो ये कह सकता है कि इन क्वेश्चनों की एवरेज कर लो और जो एवरेज आए उसे बेस मान लो, जो वो कहेगा हम मान लेंगे। अब जैसे इसने कहा क्वेश्चन में कि आप 2003 को बेस मानो, तो जब ये हमें ऐसा कहेगा ना, तो इन्होंने भले ये सॉल्व कर दिया है पर मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2003 की वैल्यू को मैं एज इट इज़ 100 मान लूंगा, पहली तो सॉल्व हो गई। फिर कैसे करना होता है, अब आप याद रखना, ये आपका बेस है, बेस मतलब आधार जो नीचे लगता है। अब इसको हम कहेंगे करंट प्राइस, इसको कहेंगे बेस प्राइस, तो बनेगा 70/50। जब आप यहाँ पे आके खड़े होंगे तो ये हो जाएगा करंट प्राइस 60 और 50 होगा बेस प्राइस, तो 50 सबके नीचे जाएगा, 70/50, 60/50, हर किसी के नीचे 50 जाएगा, है ना। और जब ये कहेगा कि आप 2008 को बेस मानो, तो अब मैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, वापस से मैंने वैल्यूज रखी। अब के बार मुझे कहा गया है ये वाला वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 2008 की बेस वैल्यू को मैं 100 मान लूंगा और इसे कहूंगा मैं करंट प्राइस, 50 रहेगा ऊपर और 80 रहेगा बेस प्राइस। यहाँ आऊँगा तो 70/80, यहाँ आऊँगा तो 60/80, ऐसे करके इंडेक्स नंबर बनते चले जाते हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वस्तु पहले 100 रुपये की थी वो 160 की हो गई। सरल शब्दों में यहाँ से यहाँ तक को देखूंगा तो मैं कहूँगा वस्तुएं 60% महंगी हो गई हैं, और यहाँ से यहाँ देखूँ तो मैं कहूँगा कि अगर आज की वैल्यू को देखें तो आज से 5 साल पहले वस्तुएं 37.5% सस्ती थी। आपका रिजल्ट 100 से जितना ऊपर होता है वो उतना महंगे को इंडिकेट करता है, आपका रिजल्ट 100 से जितना नीचे होता है वो उसके कम को इंडिकेट करता है। तो 62.5 जो है वो ये इंडिकेट करता है कि आज से 5-6 साल पहले वस्तुएं 37.5% सस्ती हुआ करती थीं। ठीक है, ये छोटी छोटी नॉलेज है, कभी आप फिर यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम लगाएंगे तो बहुत सारी जगह ये बातें काम आती हैं। खैर, आधार वर्ष के लिए इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, हो गया हमारा। नेक्स्ट, यदि लेस्पियर का सूचकांक 121 का नतीजा देता है और पाशे का सूचकांक 144 का नतीजा देता है तो फिशर का सूचकांक क्या होगा। तो हमें एक लाइन सिंपल याद रखनी है कि फिशर का सूचकांक लेस्पियर और पाशे का गुणोत्तर माध्य होता है।
अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, देखिएगा ये फॉर्मूला अगर है तो हमें लेस्पियर की कैलकुलेशन से 121 निकला और पाशे की कैलकुलेशन से 144 निकला। दो तरीके हैं, देखो या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसकी रूट निकाल लो। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 121 की रूट निकाल लो और 144 की रूट निकाल लो, जो कि इस क्वेश्चन में आराम से निकल जाएगी। 121 की रूट निकालोगे तो 11 आएगा, क्योंकि 11 11 121 होता है, और इसी तरह से 144 की रूट निकालोगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 12 144 होता है। तो 11 इंटू 12 करके अल्टीमेटली 132 आएगा। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि फिशर का मान हमेशा लेस्पियर के मान और पाशे के मान के कहीं ना कहीं बीच में होता है। तो ये हमारा निकल के आ गया। और अगर इसका मतलब बताऊं, क्वेश्चन के हिसाब से इसने कहा कि वस्तुएं 21% महंगी हो गई, इसने कहा वस्तुएं 44% महंगी हो गई, जो निकल के आया फिशर की बात माने तो इसके हिसाब से वस्तुएं 32% महंगी हो गई। 132 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है? मतलब आपके जो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं वो कितने अच्छे हैं, तो इसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यूनिट टेस्ट, एक होता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है आपका साइक्लिकल टेस्ट। यूं समझ लो कि साइक्लिकल टेस्ट तो कोई भी पास नहीं कर पाता, इवन फिशर भी पास नहीं कर पाता, लेकिन फिशर की ये खासियत है कि वो बाकी ये तीनों टेस्ट पास कर लेता है। इसमें मेन जोर इस पे होता है, वो टीआरटी और एफआरटी क्या होते हैं अभी आगे आ जाएंगे, उन दोनों को पास कर लेता है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक ऐसा है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो आपको बोलना है फिशर का जो सूत्र है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये मैंने पूरी एक टेबल बना दी है। जैसे लेस्पियर जो है, ठीक है, लेस्पियर से ये जो मेन तीन टेस्ट है इसमें से कोई सा भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। पाशे से भी इन तीनों में से कोई सा भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। फिशर पहले दो टेस्ट सेटिस्फाई कर देता है, साइक्लिकल टेस्ट सबका ही क्रॉस लगा हुआ है मामला। मार्शल एजवर्थ से एक टेस्ट पूरा हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिसका अपन ने क्वेश्चन किया था सेकंड नंबर वाला, उससे कोई नहीं होता। वेटेड एग्रीगेटिव से भी कुछ नहीं होता। वॉल्श वाले में हाँ लिखा है, वैल्यू इंडेक्स में हाँ लिखा है, बाकी सब में नहीं नहीं है। तो ये टेबल आप याद रख लेना, बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा। क्या होता है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी सूचकांकों के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा औसत सर्वश्रेष्ठ है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमने अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा है, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब हमारे पढ़े हुए हैं। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, गुणोत्तर माध्य को बेस्ट माना जाता है। कहीं ना कहीं इसकी यही विशेषता फिर आगे चल के फिशर के सूत्र को बेस्ट बनाती है, क्योंकि फिशर का सूत्र गुणोत्तर माध्य का ही प्रयोग करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु की कीमत जो 2020 में 150 रुपये थी, 2025 में यानी 5 साल बाद 300 रुपये हो गई। अच्छा, डबल हो गई। 2020 के आधार वर्ष की तुलना में 2020 में मूल्य वृद्धि, यहाँ पे 2020 नहीं आएगा, यहाँ 25 आएगा। 2025 में मूल्य वृद्धि 100% हुई है। हाँ ठीक है, वस्तु डबल हो गई ना, हाँ 100% बदल गई। अतः 2025 को आधार वर्ष मान के 2020 में कमी का प्रतिशत मान यह होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने पहले 2020 की कीमतों को देखा, यहाँ पे 2020 रख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस रख लेते हैं। पहले यहाँ पे कोई चीज़ है, सपोज करो जूते हैं, पहले जूते 150 रुपये में मिल जाते थे, मान लेते हैं बच्चों के जूते 150 में मिल जाते थे। अभी 5 साल बाद हम बाज़ार गए, वो जूते फट गए बाज़ार गए तो वो जूतों का प्राइस 300 हो गया। ठीक है, अब इसमें इसे आप क्या कहोगे, नई या ताज़ा कीमत, इसे आप कहोगे बेस कीमत। जनरली ऐसे ही होता है, ये करंट कीमत है, ये पुरानी कीमत है। तो अपन P1 को रखते हैं ऊपर और P0 को रखते हैं नीचे, इंटू करते हैं 100। जब हम ऐसे करते हैं तो 300 बटावा 150 इंटू 100, रिजल्ट आया 200,
और 200 रिजल्ट आने का मतलब होता है, मैंने कहा जितना भी रिजल्ट 100 के ऊपर होता है वो महंगाई को दिखाता है, तो वस्तुएं 100% महंगी हो गई। ये 200 का रिजल्ट क्या बताता है, वस्तु 100% महंगी हो गई है। अगर एक बार बोल दूं वस्तु, ये रिजल्ट 140 आया होता तो मतलब वस्तुएं 40% महंगी होती, ये 100 से 100 ऊपर है तो वस्तुएं 100% महंगी हो गई, ये एक बात हो गई। अब सपोज करो चीज़ें बदल देते हैं, सपोज इसको मैं कहूँ करंट कीमत और इसको मैं बेस मानूं, क्योंकि अपन क्वेश्चन के कहने पे किसी को भी बेस मान सकते हैं। अगर ऐसा कहा गया, इसे बेस माना गया, तो ये नीचे चला जाएगा, और इसे अगर अपन करंट कीमत कहें, ठीक है, करंट कीमत कहें तो ये 150 हो गया, और इसको सॉल्व करें तो नतीजा आया है 50, और ये 100 से 50 कम है, इसका मतलब है 50% सस्ती। अब मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो ये एक इंसान है और इसकी हाइट 3 फुट है, और ये एक और इंसान है, इसकी जो हाइट है वो 6 फीट है। अगर आप पहले इसको देखोगे और फिर इसको देखोगे तो आप ये कहोगे भाई तेरी हाइट डबल है, सही बात है कि भाई तेरी हाइट डबल है। और अगर आप पहले इस आदमी से मिले और फिर इस बौने आदमी से मिले तो आप कहोगे भाई तेरी हाइट आधी है, हाफ है। यही इस क्वेश्चन में हुआ। अगर आप 150 रुपए की कीमत देख के फिर 300 रुपए के जूते से मिलोगे तो आपको लगेगा भाई तेरी कीमत डबल है। जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते हैं हाय राम इतनी महंगी हो गई, और और अगर अपन उनकी बातें सुने तो हमको लगेगा कि आपके ज़माने में चीज़ें बड़ी सस्ती थी। तो बस इस क्वेश्चन का यही मतलब था कि अगर हम बेस को चेंज करें, आप समझिए ये क्वेश्चन में बेस चेंज हुआ है। और वैसे ये चीज़ टाइम रिवर्सल टेस्ट में होती है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में अगर हम P01 को P10 से मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट में 1 आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें जब आपने यहाँ से यहाँ प्राइस इंडेक्स देखा तो वो 200 आया, 200 एक तरह से आप इसे 2 बोल सकते हो। और जब आपने उल्टा रखा, इसे करंट कीमत माना, सॉरी इसे बेस माना और इसे करंट कीमत माना, तो आपका रिजल्ट 50 आया। 50 का मतलब 0.5 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आया। तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है, जब आप टाइम को घुमा देते हो, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह। जैसे एक मूवी में डायलॉग था, मैं पापा बनता हूँ तू बेटा बन, एनिमल मूवी लास्ट सीन। चलो ठीक है, तो बस यही है। जैसा हुआ था, इधर से इधर डबलिंग थी तो उधर से उधर आपको 50% प्राइसिंग देखने को मिलेगी, हाफ प्राइसिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी चीज़ों को समझने का तरीका होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, यदि कीमतों में 10% की वृद्धि होने पर मजदूरी में 20% की वृद्धि होती हो तो वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है कितनी? ओके, जैसे सपोज करो आप एक ऑफिस में काम करते हो, है ना। पहले आपकी तनख्वाह थी मान लेते हैं 10,000, और अब उन्होंने मजदूरी में आपकी तनख्वाह 20% बढ़ा दी, आपको 20% का जंप मिला, आपकी तनख्वाह हो गई 12,000, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। लेकिन एट द सेम टाइम कीमतें भी बढ़ी हैं। कीमत अगर से अपन प्राइस इंडेक्स से दिखाएं, पहले प्राइस इंडेक्स 100 पे था, अब प्राइस इंडेक्स 110 है। इसने थोड़ा सा आपका मज़ा किरकिरा कर दिया, पर हकीकत ये भी है कि वस्तुएं महंगी हुई हैं, इसीलिए आपने बॉस को जाके बोला होगा, इसीलिए जाके उन्होंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी। पर अच्छी किस्मत इसलिए रही कि उनकी तनख्वाह आपकी 20% बढ़ा दी। अगर आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा, आप कॉमन बुद्धि से सोचोगे तो आपको लगेगा अच्छा महंगाई बढ़ी 10% और मेरी तनख्वाह बढ़ी 20%, तो मैं 10% जीत में रहा। ऐसा आपको लग सकता है कि आप 10% प्लस में रहे, महंगाई काट के भी आप 10% जीत में रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आपको मनी वेजेस कितनी मिल रही है। अपन 100 पे मानते हैं पहले कि पहले आपको 100 मिल रही थी, अब आपको 120 मिल रही है, तो आपको मनी वेजेस मिल रही है 120 डिवाइडेड बाय आपको प्राइस इंडेक्स लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी रियल वेजेस जानना चाहते हो, हमेशा क्या होता है मनी वेजेस में प्राइस इंडेक्स का भाग लगा के आप अपनी रियल वेजेस पता कर सकते हो। तो और मनी वेजेस मैंने बता दिया 120 हो गई और प्राइस इंडेक्स 110 हो गया, तो आपको 120 बटा 110 ऐसे सॉल्व करना है। और जैसे कि अपन परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो इंटू 100 करना है। तो आप जीरो पीरो भी काटोगे तो 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर है 1200 नीचे है 11, मतलब नतीजा जो आने वाला है 1200 बटा 11 करने पे आना है। मैं करने लेता हूँ 1200 और बटे में 11 है, 11 कम 11, 1 बच गया,
एक बच गया तो मैंने जीरो बोरो कर ली, जीरो बोरो कर ली तो भी पार नहीं पड़ेगा तो यहाँ से जीरो ले लूँगा, एक और जीरो बोरो कर ली तो ये 11,99 हो गया, यहाँ एक बचा और अब मुझे एक जीरो लेनी पड़ेगी, पार नहीं पड़ेगी, फिर एक और जीरो ले लूँगा तो 109.09 जो नतीजा निकल के आया है वो आया है 109.09। या तो मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि मेरी एक्चुअल जो तनख्वाह बढ़ी है वो बढ़ी है 9.09%, और इन ऑप्शन में देखूँ तो कह रहा है मेरी तनख्वाह 20% बढ़ी है, ऐसा दुनिया को लगता है, ऐसा मेरा बॉस हर दिन मुझे कहता है, ये मेरी कॉमन बुद्धि कहती है कि मैं 10% प्लस में हो गया काट पीट के। सही बात यह है कि मेरी जो ग्रोथ है वो 10% से कम हुई है। तो ये तब मुझे समझ में आएगा जब मुझे इंडेक्स नंबर समझ में आते हों, रियल वेजेस कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, और अभी के वीडियो में ही आएगा जब आपको डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर समझ में आती हो, सूचकांकों की अपस्फीति समझ में आती हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा बेटा जी वो सी आंसर रहेगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण पूरा होता है जबकि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कब माना जाता है सेटिस्फाइड होता है। तो मैं पहले आपको थोड़ा पीछे से बताऊं, अगर आपका P01 इंटू P10 को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आ जावे तो ये माना जाता है कि आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से अगर आपका प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स का नतीजा वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ जाए तो हम मान लेते हैं कि आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जिसको तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण कहते हैं वो सेटिस्फाइड हो गया। अब
इसका मैं आपको बेसिकली मतलब बताता हूँ। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने प्राइस इंडेक्स निकाला और वो 120 आया, जिसका सिंपली मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमतें 20% महंगी हो गई। और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला और 150 आया, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति पहले से 50% ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। मान लीजिए किसी महीने में किसी व्यक्ति के घर में मेहमान आ गया या उनके घर में बच्चा हो गया, तो या पहले माता पिता कहीं और गांव में रहते थे और वो उनके बाद रहने आ गए किसी भी वजह से, तो उनकी खपत बढ़ गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हमारे बजट पे भार पड़ता है। हमारे बजट पे दो तरफा भार पड़ सकता है। मैं किसी भी ना बच्चा पैदा करने के लिए मना कर रहा हूँ, ना माँ बाप को गाँव से बुलाने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे बजट पे लोड कैसी आती है। एक तो वस्तुओं का महंगा होना हमें दर्द देता है, और दूसरी तरफ अगर वस्तुओं का खपत या कंजम्पशन बढ़ जाए तो हमारे ऊपर लोड बढ़ता है, और इन दोनों का गुणात्मक प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्राइजेस 20% राइज होती हैं और हमारा जो कंजम्पशन क्वांटिटी वाइज कंजम्पशन है वो 50% राइज होता है, तो हमारी पॉकेट पे असर कितना होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 120 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो कटा ये जीरो कटा 12 इंटू 15 180। तो हमारे यहाँ जो बजट है वो 80% बढ़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर मान लो एक साल में इतनी महंगाई बढ़ती नहीं है, पर महंगाई 5-7% बढ़ती है, याद रखिएगा। और घर में बच्चा होना, मेहमान आ जाना, क्यों कई परिवार दुखी हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा, देखिए, तो यहाँ पे अगर आपकी तनख्वाह मान लीजिए 10,000 है, तो ये जो सिचुएशन है वो डिमांड करती है कि आपकी तनख्वाह अगर 18,000 हो गई, 80% बढ़ के 18,000 हो गई इस साल, तब तो आप इन दोनों चीज़ों का सामना कर लोगे। बढ़ती महंगाई का भी सामना कर लोगे, बढ़ती खपत का भी सामना कर लोगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इंडेक्स जन्म लेता है ना। तो किसी भी घर के बजट पे वस्तु की कीमत और कंज्यूम की जाने वाली मात्रा प्रभाव डालती है। इससे फिर ये भी निकल के आता है कि अगर आपको कंट्रोल में रहना है तो अब इसके 3 तरीके हैं। या तो वस्तुएं महंगी ना हो, या आप अपने कंजम्पशन को ना बढ़ाओ, या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लो। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ आपके हाथ से छूटी या उसका प्रभाव ज़्यादा रहा तो वो आपको हिला के रख देगी। ये वाली बात है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते थे सर आप? हाँ, वैल्यू इंडेक्स कैसे निकलता है? सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0। अगर आप इस हिस्से को देखो तो ये प्राइस इंडेक्स है, और अगर आप इस हिस्से को देखो तो ये क्वांटिटी इंडेक्स है, और प्राइस और क्वांटिटी मिला के वैल्यू बनती है। ये वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो बस क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि अगर प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का नतीजा ऐसा रिजल्ट आता है, यानी वो वैल्यू इंडेक्स बन जाता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर के आदर्श सूचकांक द्वारा मात्रा सूचकांक बराबर होता है। ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर बता दिया है आपने, पर नहीं, फिसल जाता है बच्चा। वो फिशर का आदर्श सूचकांक देखता है, थोड़ी देर पहले उसने वीडियो सुना या उसको आता था तो उसके दिमाग में ये है, वो फटाफट लिखना शुरू कर देगा सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0, यानी आपने प्राइस को चेंज कर लिया, यहाँ पे लिखेगा इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, यानी दोनों तरफ वो ऊपर नई प्राइस अपॉन बेस प्राइस, नई प्राइस बेस प्राइस रखेगा। यहाँ वो ओल्ड क्वांटिटी यूज़ करेगा, यहाँ वो न्यू क्वांटिटी यूज़ करेगा, फॉर्मूला लगा देगा और बोल देगा हाँ भाई ये है फॉर्मूला। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख लेगा और आप अपना सत्यानाश कर लोगे, क्योंकि ये जो सूत्र है ये कीमत सूचकांक का है, ये कीमत के बढ़ने को सूचित करता है। इन्होंने अपने को यहाँ मात्रा सूचकांक बोला है, क्वांटिटी इंडेक्स बोला है। तो एक तो मैं तुम्हें रट्टा तरीका बता सकता हूँ, उसमें है कि जहाँ जहाँ P है वहाँ Q रख लो, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ Q है वहाँ P रख लो, और चाहो तो आपके अब टारगेट क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स है तो एक बार Q1 एक बार Q0 रखो पुराने प्राइजेस के साथ, और एक बार वापस नया क्वांटिटी बेस क्वांटिटी, और अब के बार ये रखोगे किसके साथ? नए प्राइस के साथ,
P1 P1 ये करके, तो ये वाला आपका सूत्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप चाहो, मेरे को सर ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं होते, तो जहाँ P है वहाँ Q रख लो, Q की जगह P रख लो, तो आपका अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का है, ये फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स का है। यहाँ देखो, देखते ही मैं आपको ये समझ हो जानी चाहिए, यहाँ P1 है, यहाँ P0 है, तो ये प्राइस इंडेक्स का सूत्र है। यहाँ P0 यानी प्राइस को नहीं छेड़ा गया है, क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी बेस क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्वांटिटी। हाँ, ये वाला फॉर्मूला सही है बिल्कुल, जो बी फॉर्मूला है ना इस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ये क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है कि सर ये किस चीज़ का है। ये देखो, ये क्वांटिटी इंडेक्स है, ये वाला भी क्वांटिटी इंडेक्स है, और इन दोनों को जोड़ के हाफ किया गया है, मतलब जोड़ के, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन बनाया गया है। तो ये फॉर्मूला फिशर का नहीं है, क्योंकि फिशर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया करता है। ये कौन यूज़ करता है, अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद है जी, फिशर का आदर्श सूचकांक संतुष्ट नहीं करता। बेसिक क्वेश्चन है, हमने बात कर ली है इस पे। फिशर सारे टेस्ट पूरे कर लेता है, पर साइक्लिकल टेस्ट इससे पूरा नहीं होता है। चक्रीय परीक्षण कैसे लिखा जाता है, जैसे जब हम यूं लिखते हैं P0 इंटू P10 बराबर 1, तो इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। अगर इसका एक्सटेंशन करें इसको बड़ा में, तो कुछ यूं बनेगा P01 इंटू P12 इंटू P20 बराबर 1। ऐसा अगर कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दे, तो वो कहा जाएगा कि उसने एक तरह से चक्रीय परीक्षण पूरा कर दिया। चक्रीय परीक्षण बस एक खास दशा में पूरा होता है, पर अभी के लिए समाचार ये है कि फिशर जो है वो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कि अपन कई बार थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, बट आपको हो सकता है कई बार वैल्यू दे रखी हो। इन्होंने क्या किया, P1 Q0 वैल्यू दे रखी है। ये कैसे होता है, जैसे सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। मैं आपको बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे ये 2025 है, आपको 2025 का प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, और इसी तरह आपको 2026 का प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है। तो इसे हम कहेंगे P0, इसे कहेंगे Q0, इसे P1, इसे Q1। यहाँ आंकड़े होंगे और फिर उनको हम मल्टीप्लाई वगैरह कराएंगे। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट इन्होंने दे रखे हैं। इन्होंने हमें रिजल्ट दे रखे हैं, यहाँ पे सिग्मा वर्ड यूज़ होना चाहिए था। फिशर का इंडेक्स, फिशर का इंडेक्स हमने सूत्र बता दिया है, मैं टाइम नहीं खराब करूँगा। ये फॉर्मूला है P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। ये हो गया बेस क्वांटिटी, एक बार ये हो गया न्यू क्वांटिटी। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए मान भरने हैं। जैसे P1 Q0 मैंने इसमें ढूंढा, P1 Q0 मुझे दिख गया 400। फिर मुझे चाहिए P0 Q0, वो भी मुझे दिख गया 200। फिर P1 Q1 चाहिए, P1 Q1 है 405। और फिर है P0 Q1 मुझे चाहिए, वो सब भी मतलब जमा जमा ही दे रखा है 360 इंटू 100। होता क्या है, कई क्वेश्चन में अपन इतने नज़दीक पहुंच के भी अब कौन सॉल्व करेगा, कौन काटेगा, तो बोल नौकरी कौन करेगा, नौकरी पे कौन जाएगा, रजिस्टर में साइन कौन करेगा, तू ही करेगा। गजेटेड ऑफिसर कौन बनेगा, तू ही बनेगा। तनख्वाह कौन कूटेगा, तू ही कूटेगा। तो क्वेश्चन भी सॉल्व तू ही करेगा भाई, कि सर इसके बाद क्या करूं क्या करूं, ऐसे नहीं। उसको भी पता है कि वो भी रूट वाली वैल्यू, आसान वाली वैल्यू देगा, ठीक है, या कोई ट्रिक देगा। ये सॉल्व हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है। ये 405 360, सर अब काटो, अब मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, तू काट। ये 5 से 81, और ये 5 से 5 7 35, और ये हो गया। और काट, 9 9 81, 9 8 72। कि सर फिर अब ये देख ले, 2 9 18, 18 बटावा 8, ठीक है। और काट ले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 बचा, 8 दूनी 16, 8 बनी 40, 2.25 इन द रूट। तो 2.25 को आप सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा, है ना, क्योंकि जो 1.5 का स्क्वायर होता है वो 2.25 होता है। तो अगर आप 2.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 1.5 आएगा। तो इसका 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5 आ गया बाहर। ये इंटू 100 बिल्कुल बाहर है। इसको परसेंटेज एक्सप्रेशन देने के लिए कुल मिला के आ गया 150, 150। तो इसका आंसर 150 है। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश डैश सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में उपयोग में लेता है कहलाता है।
अब आपको इन सब में से पहचानना है कि कौन सा सूचकांक ऐसा है जो बेस क्वांटिटी को यूज़ करता है, मतलब जो Q0 को यूज़ करता है। तो मैंने अभी अभी मैं आपको इशारा दिया, P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। ये फॉर्मूला आप पहचानोगे किसका है, तो ये फॉर्मूला आपका लेस्पियर का है। ये बहुत सिंपल है, लेस्पियर मल्टीप्लाई पाशे रिजल्ट फिशर होता है। तो लेस्पियर यूजेस ओल्ड क्वांटिटी वेरेस पाशे यूजेस न्यू क्वांटिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया था। तो इसने पूछा कि आधार वर्ष की मात्रा को कौन एज अ वेट के रूप में यूज़ करता है, तो डेफिनेट ये लेस्पियर का सूचकांक है। अब आप इसके फॉर्मूले देख लीजिए, ये लेस्पियर का सूचकांक है, सूत्र है। पाशे में क्या होता है, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, यानी जो पाशे है वो न्यू क्वांटिटी यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा और फॉर्मूला देंगे। फिशर क्या करता है, फिशर इस लेस्पियर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करता है। और देखें डॉर्बिश और बाउले, ये अगर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करता है तो डॉर्बिश बाउले अर्थमेटिक मीन यूज़ करता है। मतलब लेस्पियर का रिजल्ट पाशे का रिजल्ट, उस रिजल्ट में 2 का भाग लगा दो, या यूं कह लो 2 का भाग लगा दो, या यूं कह दो कि 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये लेस्पियर लिखा हुआ है, ये पाशे लिखा हुआ है, पहले इसको जोड़ा फिर हाफ से मल्टीप्लाई कराया। तो डॉर्बिश और बाउले का जो सूत्र होता है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। और ये मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको, ये एवरेजिंग वाला तरीका नहीं है। आपको ये फॉर्मूला भी देखो, ये लेस्पियर है ना, जैसे ये, लेकिन है ना इसमें P1 Q0 और P1 Q1 इन दोनों को पहले जोड़ा जाएगा। P1 Q0 और P1 Q1 के नतीजे को जोड़ा जाएगा, और नीचे की तरफ P1 नहीं P0 Q0, और इधर एक मिनट है ना, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, P1 Q0 P0 Q0। अब यहाँ पे मैं प्लस यहीं लगा रहा हूँ, P1 Q1 P0 Q1। तो पहले वो इन दोनों को जोड़ेगा, नीचे भी जोड़ेगा, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ का। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा वॉल्श और कैली के फॉर्मूले होते हैं, अजीब से हैं पर याद करके जाने हैं। ठीक है, चलो तो ये लेस्पियर हो गया। कहता है फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है। ये बात है कि फिशर के इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स मानते हैं। कहते हैं उसने 130 से ज़्यादा फॉर्मूले स्टडी करने के बाद फॉर्मूला बना के दिया जो हमें दिया है। तो क्यों ये आदर्श है, क्योंकि ये परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। हाँ, इसके फॉर्मूले में ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया जाता है। हाँ, यह समय और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण दोनों को पूरा करता है। हाँ, ये तीनों ही रीज़न हैं, इस वजह से उसका सूत्र आदर्श सूत्र कहलाता है। ठीक है, देखो परिवर्तनशील भारों का मतलब क्या है, ये इसका फॉर्मूला जब आप देखोगे ना, देखो लेस्पियर में क्या प्रॉब्लम है कि लेस्पियर केवल ओल्ड क्वांटिटी यूज़ करता है। पाशे में क्या प्रॉब्लम है, पाशे केवल न्यू क्वांटिटी यूज़ करता है। फिशर के फॉर्मूले में दोनों ही हैं। तो ये मतलब दोनों तरह के वेटेज को यूज़ करता है। दूसरी बात, अगर हम डॉर्बिश बाउले की बुराई करें तो वो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मीन यूज़ करता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर की गणना के लिए ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ करता है। और ये भी कि बहुत सारे टेस्ट बाकी लोग पूरे नहीं कर पाते। अगर आप फिशर के सूत्र में P01 से जो नतीजा आएगा और P10 से जो नतीजा आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली 1 पे आ जाओगे। इसी तरह से फिशर का आप प्राइस इंडेक्स निकालोगे और फिशर का आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका वैल्यू इंडेक्स आ जाएगा। तो ये खूबी भी इसके फॉर्मूले में है। तो ये सारी विशेषताओं की वजह से इसके सूत्र को आदर्श माना जाता है। ये सारा लिखी हुई है कहानी का था। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है, नहीं तो आप हमें सिंपली व्हाट्सअप करके मंगा सकते हो। हमारे ऐप के अंदर भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये सब मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज
भारित मूल्यानुपात विधि में भार लिए जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। भारित मूल्यानुपात विधि, मैं आपको थोड़ी सी कहानी से बताता हूँ। सपोज आपको 2024 के प्राइस दे रखा है कि हम जैसे एक्स वस्तु खाते हैं उसका प्राइस 5 रुपये था, वाई वस्तु खाते हैं उसका प्राइस 10 रुपये था, और यहाँ क्वांटिटी भी दे रखी है कि इसके हम 15 किलो खाते थे और ये वाली वस्तु हम 20 लीटर कंज्यूम करते थे। और आपको इसके बाद 2025 के प्राइजेस दे रखे हैं कि ये 5 वाली वस्तु मान लेते हैं 6 रुपये हो गई, और ये भी मान लेते हैं कि ये 10 वाली वस्तु 13 रुपये हो गई। तो ये तो साबित हो रहा है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में भार दे रखे हैं तो इसलिए ये भारित मूल्यानुपात वाली विधि से सॉल्व होगा। अब होगा कैसे वो बताता हूँ। हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा पहले कितना खर्चा हो रहा है। तो पहले कितना खर्चा हो रहा है इसको समझने के लिए हम P0 को Q0 मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप RW, इसे आप केवल W कह सकते हो, है ना। तो ठीक है कि पहले जैसे X वस्तु पे 5 × 15 हमारा 75 रुपये खर्चा हो रहा था, और Y वस्तु पे हमारा 20 × 10 200 रुपये खर्चा हो रहा था। यानी ये हमने वेटेज बना लिया। और इसके बाद हम R या इसे PR कह सकते हो, प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे? नई कीमत बटावा बेस कीमत, 6/5, 6/5 करोगे तो 120 आएगा। और यहाँ कैसे निकालोगे? 13/10, नई कीमत बटावा बेस कीमत 130। और फिर कैलकुलेशन होती चली जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन अब क्वेश्चन क्या हुआ, जब ये भार दिए हुए हैं, जब हम भारित मूल्यानुपात निकाल रहे हैं, ये जो निकाला है ये मूल्यानुपात है, ये जो निकाला है ये भार है, इसलिए इसको भारित मूल्यानुपात नाम दिया है। तो ये कैसे बना? ये कैसे बना? ये P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके बना, मतलब ये आधार कीमत को आधार मात्रा से गुणा करके बना। ये कह रहा है कि भारित मूल्यानुपात विधि में आप ये जो वेट लेते हो वो कैसे लेते हो? इसके लिए आप बेस ईयर की क्वांटिटी को लेते हो, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। आप करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हो, आप करंट ईयर के प्राइस को लेते हो। यानी इसने कहा कि आप Q0 को लेते हो, कि आप Q1 को लेते हो, या आप P1 को लेते हो, या आप आधार वर्ष में वस्तु का मूल्य, इंग्लिश में पढ़ते हैं बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू, ये ज़्यादा सही है एक्चुअली। हाँ, बेस ईयर वैल्यू का मतलब, अच्छा ठीक है, बेस ईयर वैल्यू का मतलब है प्राइस और क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई होकर बनता है वो वैल्यू। तो ये P0 Q0, हाँ इसका आंसर 4 आएगा, D आएगा इसका आंसर, है ना बेटा। ठीक है, और ये सारी कहानी आप पढ़ लेना। अच्छा, जो कहता है सर्कुलर टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? 01 10 20 12 नहीं, ये 01 से शुरू होता है, 12 20, ये सही है। अच्छा, मैं अगर आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ये 2005 है, ये 2015 है, और ये 2025 है। मैं एक लाइन बोलता हूँ, 2005 को बेस मानकर अगर 2015 का प्राइस इंडेक्स निकाला जाए, 2015 को बेस मान के 2025 का प्राइस इंडेक्स निकाला जाए, और पुनः 2025 को बेस मान के 2005 का प्राइस इंडेक्स निकाला जाए, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 के बराबर आता है, कोई फॉर्मूला ऐसा साबित कर देता है, तो हम मानेंगे कि उसने सर्कुलर टेस्ट को पूरा कर दिया। तो ये इस तरह से लिखे जाता है। और वैसे ये 3 वर्ष तक ही सीमित नहीं है, इसको आगे अपन n वर्ष तक भी बढ़ा सकते हैं। तरीका क्या होगा n वर्ष तक बढ़ाने के लिए? Pn, जैसे अगर आपको 5 वर्ष तक बढ़ाना है तो ये 5 - 1n, लाइक ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो वो आप कर लेंगे, है ना। 3 वर्षों तक के लिए तो ये है, तो इसका आंसर AB, ये C है ना, हाँ C इसका आंसर होगा, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पे मौद्रिक मजदूरी या आय को वास्तविक मजदूरी या आय ज्ञात करना कहलाता है। अच्छा देखिए, अगर मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं महंगाई, है ना, होता क्या है, अपन महंगाई किसको बोलते हैं? कोई वस्तु पहले इतने की थी अब इतने की हो गई तो अपन बोलते हैं महंगी हो गई।
महंगी हो गई मतलब उसके मूल्य स्तर में परिवर्तन हो गया। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं कि महंगाई कितनी हो गई, उसके बेस पे जब हमारी मॉनेटरी वेजेस को जो हमें मिलती है उसको हम रियल वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको टेक्निकली बोलते हैं सूचकांकों की अपस्फीति, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ये हमारा आईना होता है जो हमें दिखाता है। ठीक है, जो मैं इंडेक्स नंबर वाले टॉपिक में हर बार ये बात बोलता हूँ, पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ये जो कहा जाता है ना कि पहले पहले लोग जेब में पैसे ले जाते थे, जेब में पैसे ले जाते थे और टोकरे में टोकरे में सामान लाते थे। जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी ना तो क्या होगा, लोग टोकरे में पैसे ले जाएंगे और जेब में सामान लाएंगे। ठीक है, जो आपके दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा, और एक ज़माने में मेरे भी क्वेश्चन में आता था कि गवर्नमेंट पैसे छाप छाप के लोगों को क्यों नहीं दे देती। तो अगर लोगों को गवर्नमेंट पैसे छाप छाप के दे दे, तो जैसे जिम्बाब्वे जैसे देशों का हाल हुआ, कुछ और देशों का हाल हुआ कि लोगों भर भर के गड्डियाँ अब ले जाके ले जा रहे हैं, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा है। तो खैर, ओके, मैं बस आपको ये भी समझाने लग रहा हूँ कि पहले क्यों हमारे बुजुर्ग जो थोड़ा भी कमाते थे तो हमारा घर बड़े आराम से चल जाता था, और अभी हम अच्छा कमा रहे हैं तो भी घर चलाने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि मॉनेटरी वाइज मनी वाइज हमारी वेजेस बढ़ी है, पर महंगाई को वो बीट नहीं कर पा रही है ना। गाना नहीं है, सैया खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वही वाली बात है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे आप ये कुछ आंकड़े देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये तो करोड़ों में चल रहा है, अपन तो मान लो हज़ार वाले आदमी हैं। हज़ार में भी बहुत ज़्यादा है, चलो ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो पहले 80,000 रुपये में था, फिर वो 1,08,000 पे पहुंचा, वो 1,25,000 पे पहुंचा, तो मौद्रिक रूप से उसकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है। 80 से 230 लिए लगभग 3 गुना हो गया, कि उसकी तनख्वाह 3 गुना हो गया। लेकिन आपको प्राइस भी लिखने पड़ेंगे, आपकी प्राइजेज में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वस्तु 20% महंगी हो गई, यहाँ से यहाँ 25% महंगी हो गई, 40%, 80%, और अब तो वस्तुओं के भाव डबल हो गए। फिर भी इस बंदे की रियल वेजेस बढ़ेगी, क्योंकि इसकी जो इनकम है उसमें डबल से ज़्यादा वृद्धि हुई है, प्राइस डबल ही हुए हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिखने को इसको 2,30,000 मिलते हैं, रियल में ये कितने हैं उसको मैं बताने के लिए क्या करूँगा, ये जो इसकी मनी वेजेस है उसमें इस प्राइस इंडेक्स का भाग लगाएंगे, इस 80 के अंदर 100 का भाग लगाएंगे, फिर 108 के अंदर 120 का भाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, 125 बटा 125 करेंगे, तो ये इसकी रियल इनकम आ जाएगी। ये डिफ्लेटेड वैल्यू है, यानी इसका एक बार में मतलब बताऊंगा, मेरा मन नहीं मानता इसलिए बता दूं मैं आपको। ये 1,08,000 रुपये घर ले जाता है, पर वास्तव में ये 90,000 रुपये ही ले जा रहा है। पहले 80 ले जाता था, अब 90,000 ले जा रहा है, इतना ही फर्क है। दिखने को इसका बॉस बोलेगा भाई देख तेरी इतनी तरक्की कर दी और क्या चाहिए, लेकिन हकीकत में इसकी तनख्वाह मात्र 10,000 बढ़ी है। यहाँ ये 1,25,000 रुपये घर पे मॉनिटरी ले जा रहा है, पर वास्तव में ये 1,00,000 रुपये के बराबर ही लेके जा रहा है। ये है रियल वेजेस निकालना। तो मनी वेजेस को रियल वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकों की अपस्फीति। और अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का, सूचकांकों का शिरोबंधन से क्या अभिप्राय है। तो शिरोबंधन, इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई सीरीज स्टार्ट की थी, मान लीजिए कि एक ज़माने में आपने 2010 को बेस मान के कोई सीरीज स्टार्ट की थी, और फिर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं अब हम बेस कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार हमने नेशनल इनकम के लिए भी बेस ईयर को कन्वर्ट किया था, तो कई मौक़ों पे किया है। तो हमने कहा कि अब ये हमारा बेस ईयर होगा, कि सर ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा, ये 2010, ये 2011, ये 2012, ये 2013, 2013 में इन्होंने वापस बेस चेंज कर दिया, और उसके बाद वापस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए, ये इन्होंने स्टॉप कर दी और ये इन्होंने बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब सपोज करो किसी को ये चाहिए कि बाय द वे अगर यही सीरीज कंटिन्यू रहती तो यहाँ क्या नतीजे होते, तो मैं निकाल सकता हूँ। इसी तरह से मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि अगर ये सीरीज
पहले आ गई होती तो यहाँ क्या नतीजे होते। तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, पीछे की तरफ जाके बैकवर्ड स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। तो ये स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, हम दो सीरीज़ को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, ये जैसे समझना बड़ा आसान है। यहाँ 100 है तो यहाँ 200 है, इसका मतलब यहाँ 110 है। तो अगर ये कहें कि सीरीज़ कंटिन्यू होती तो यहाँ डेफिनेटली आप 220 दिखते। इसे आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि अगर इसे वस्तु 10% महंगाई दिखाई दे रही है तो 10% महंगी इसको भी तो दिखी होती। या जैसे यहाँ से यहाँ समझो कि यहाँ से यहाँ वस्तु इसको 25% महंगी दिखाई दी होगी, तो इसको भी तो 25% महंगाई दिखाई देती। तो अब इसको आप यूं भी कर लो, डबलिंग कर लो, 100 का 200, 110 का 220, 125 का 200, 250 और 150 का 300। और इधर करो तो आधा कर दो, यहाँ 150 है तो यहाँ 75 रहा होता, यहाँ 120 है तो यहाँ 60 होता, यहाँ 100 होता तो यहाँ 50 होता। तो आप ऐसा कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो जब आप दो या दो से अधिक सूचकांक श्रेणियों को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे मैंने और एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें समझा भी रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखो, ये फिगर मिसिंग है, यहाँ 100 और ये 400 है तो यहाँ जो फिगर आएगा वो चौगुना आएगा। और यहाँ 400 यहाँ 100 है तो यहाँ हर फिगर 1/4 आएगा। तो आप पीछे की तरफ के या आगे की तरफ के मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। चलिए।